तो एसी जनरेटर का काम होता क्या है? एसी जनरेटर किस लिए यूज़ किया जाता है? एसी जनरेटर का काम होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जनरेटर क्या है? अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा मैं पुरानी चीज़ एक हल्की सी तुमको रिमाइंड करा देता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? क्या करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए? अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम करते ये है कि अगर हमने ये मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं b के बराबर है, और इसमें एक कॉइल को हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं। तो किसी इंस्टेंट पर जो एरिया वेक्टर है एन कैप, वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इनिशियली कॉइल कैसी थी? इस तरह से थी, ऐसी कॉइल थी, फिर रोटेट करके इस तरह से हो गई है। तो टाइम टी में कितने एंगल से घूम गई है ये? ओमेगा टी से। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, बी डॉट ए होता है ना, तो इतना जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी के बराबर। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये प्लस आएगा कि माइनस? प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है? माइनस डी फाई बाई डी टी, उसको हम लिखते हैं। तो एक माइनस तो यहाँ पहले से ही है, और एक इसका कॉस ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन की वजह से आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो गया ई, और ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो वोल्टेज है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एसी जनरेटर में क्या किया जाता है? यही काम करते हैं। उसमें मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल को रोटेट कराते हैं, जिससे कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इसके साथ रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर देते हैं, तो उस रेजिस्टेंस में करंट भी आ जाता है, और वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। ये तो इसकी वर्किंग है। लेकिन प्रैक्टिकली जो जनरेटर होता है, उसमें कॉइल को रोटेट ना करा के मैग्नेट को रोटेट कराया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें कॉइल को जब हम रोटेट करेंगे, इस कॉइल को अगर हम रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। तो हमने इसको जो पावर सप्लाई की, वो कौन सी पावर सप्लाई की? मैकेनिकल पावर, या मैकेनिकल एनर्जी हमने इसको दी, और इससे जो ईएमएफ आया, उससे जो करंट आया, तो हम कहेंगे कि हमको क्या मिली? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। तो जो जनरेटर होता है, वो बेसिकली क्या काम करता है? मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क्स ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था इसमें, अभी जैसे हमने डिफरेंशिएट करके देखा, तो ये ईएमएफ फैराडेज लॉ पर बेस्ड है। जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट मींस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो ये तो एसी जनरेटर की पर्पस है कि वो करता क्या है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फैराडेज लॉ है, इस पर भी काम करता है। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पर। तो इसका कंस्ट्रक्शन का ये जो डायग्राम है ना, ये तुम्हें स्कूल में कभी आ सकता है, तो ये होना चाहिए, तुमको आना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये तुमने वैसे पढ़ा हुआ है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको क्या कहते हैं? ये क्या चीज़ है? कॉइल। और एक और नाम क्या है इसका? आर्मेचर भी कहते हैं क्या इसको? ये एक्सिस है, जिस एक्सिस पर इस कॉइल को हम रोटेट कराएंगे। कॉइल को रोटेट कराना है मैग्नेटिक फील्ड में, जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस वगैरह लगाएंगे, तो उसमें से करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी चीज क्या होती है। ये क्या है यहाँ पर? ये स्लिप रिंग्स होती हैं। क्या कहलाती हैं ये? स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्यों है यहाँ पर? ये जो सॉलिड सा पोर्शन देख रहे हो ना, ये कार्बन ब्रशेस कहलाते हैं। ये कार्बन ब्रशेस है, ये क्या कर रहे हैं? ये जो
स्लिप रिंग है ना यहाँ पर, ये जब रिंग ऐसे घूमेगी, रिंग जब घूमेगी तो ये ऐसे इससे चिपके रहते हैं, ठीक है, ये चिपके रहेंगे। तो जब ये रिंग घूमेगी तो हमेशा ये रिंग के कांटेक्ट में है। ये जो ब्रशेस हैं ये हमेशा किसके कांटेक्ट में है? रिंग के कांटेक्ट में है, जिससे कि जो भी इसमें से करंट पास हो रहा होगा वो करंट इसको मिल जाएगा, या अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होगा वो यहाँ से हम आउटपुट उसका ले सकते हैं स्लिप रिंग से, ठीक है। एक रिंग यहाँ पर है, एक रिंग यहाँ पर है, और ये किसके साथ कनेक्टेड होती है? इस कॉइल के साथ में। कॉइल का एक एंड यहाँ पर है और यहाँ से लेके दूसरा एंड इस वाली स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? कार्बन के बने हुए होते हैं, कार्बन ब्रशेज होते हैं। अच्छा हम दिवेश तुम क्या कह रहे थे? किसका? स्लिप रिंग्स का ये यूज है कि अगर अदरवाइज ये स्लिप रिंग्स नहीं होंगी, कोई और चीज होगी, तो ये तो आपस में मुड़ जाएगा पूरा का पूरा उसमें। जैसे जिससे अल्टरनेटिंग करंट इस वायर से लेना है तो ये वायर भी घूमने लगेगा ना फिर ऐसे, जिसके रिंग के साथ साथ ये भी घूमेगा ऐसे, तो ये जो वायर यहाँ पर लगे हुए सीधे कैसे रह पाएंगे? नहीं आया समझ में अभी भी? हाँ वैसे तो तुमको ये से रट लेना चाहिए अदर कि ये ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा सा विजुलाइज करो तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि जो कॉइल है, अगर कॉइल को मैं रोटेट कराऊं तो कॉइल का जो ये वाला एंड और ये वाला जो एंड है, ये एंड आ रहा है कॉइल का इधर, ये वाला आ रहा है इधर। अगर इस कॉइल को रोटेट कराया तुम करंट लोगे कैसे? वो जो वायर होंगे वो भी तो घूमने लगेंगे आपस में, उसमें ट्विस्ट हो जाएगा पूरा वायर। नहीं आया समझ में अभी भी? आरुषि तुम्हें समझ में आया कि नहीं? भाई ये मान लो कॉइल है ऐसे ही, इसका एक एंड, एक वायर ये निकला हुआ, एक यहाँ निकला हुआ, मैंने इसको घुमाना शुरू कर दिया। मैं अगर इसको घुमाना शुरू कर दूं तो इसके जो दो वायर है ये तो लपेट जाएंगे ना एक दूसरे में पूरे। नहीं आई बात समझ में? तो उससे क्या करते हैं हम इसलिए स्लिप रिंग को यूज करते हैं कि करंट भी मिल जाए और ये वायर एक दूसरे में इंटरलॉक्ड भी ना हो, ट्विस्ट भी ना हो, मुड़ ना जाए एक दूसरे में। तो ये वाली जो रिंग है और ये है, ये बस यही घूमती रहेगी, लेकिन जो करंट हम ले रहे हैं वो वाले वायर को घुमाने की जरूरत नहीं है, बस ये कैसे रहेंगे? कांटेक्ट में रहेंगे इसके, ऐसे यहां पर इसको टच करते रहेंगे और ये बस यहां पर घूमती रहेगी इधर, ये इसको ऐसे टच करता रहेगा और ये जो रिंग है यहां पर ऐसे घूमती रहेगी। तो जो भी ईएमएफ होगा वो यहां से इधर आ जाएगा, ये नहीं घूमेगा। मतलब समझ में आया? ये जो ब्रशेज होंगे ये नहीं घूमेंगे, घूमेगा कौन? ये रिंग्स घूमेंगी, और रिंग्स घूमते जाएंगी किसके साथ? जैसे जैसे कॉइल घूमेगी तो कॉइल के साथ साथ ये रिंग्स भी घूमती जाएंगी। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है अगर इसके साथ रिजिडली अटैच होता रिंग के साथ में तो फिर ये भी घूमता ना, पूरा का पूरा पूरा सर्किट ही घूम जाता। तो इसलिए यहां पर स्लिप रिंग्स को लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहां नेक्स्ट, टू कर्व मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहां पर हम क्या लेते हैं? ये क्या लिख रहे हैं हम? यहाँ ध्यान दो, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक हिस्सा हो गया, दूसरा क्या है? ए कॉइल और आर्मेचर माउंटेड ऑन ए रोटर शाफ्ट। एक कॉइल, इस कॉइल को का एक और नाम क्या है? इसको आर्मेचर भी कहते हैं, ठीक है। ये एक रोटर शाफ्ट के ऊपर या एक्सल के ऊपर घूमती रहती है। तीसरी चीज है द कॉइल called armature is mechanically rotated in the uniform magnetic field by some external means। इस कॉइल को किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू रोटेट कराया जाता है। एक्सटर्नल एजेंट जो रोटेशन दे रहा है, इसको रोटेट करा रहा है, वही हम कह रहे हैं कि वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है, इस पर मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है इसको। स्लिप रिंग्स, द स्लिप रिंग्स आर मेड ऑफ मेटल एंड आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं, आपस में कांटेक्ट नहीं होता है इनका, ठीक है। तो ये तो मेन पार्ट होगा इसके जनरेटर के। और अच्छा कार्बन ब्रश और है इसमें, तो कार्बन जो ब्रशेज हैं,
The brushes are made up of carbon. One end of each brush connects to the ring and other connects to the external circuit. एक एंड किसके साथ कनेक्टेड है? स्लिप रिंग के साथ इनका, ब्रश का, और दूसरा एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना तुमको आना चाहिए। छोटा सा डायग्राम है इसका। ये किसके लिए आना चाहिए डायग्राम? तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए। और ये इसके जो हमने लिखे हैं ये है मेन कंपोनेंट्स इसके। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। AC जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल माइंड। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए हैं मैंने तुमको, 1 by 1। आगे बढ़ते हैं अब इससे। अब AC जनरेटर में है कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन रोटेटिंग कॉइल्ड। ये भी मैं ऑलरेडी आज सबसे पहले ही बता दिया कि इंड्यूस्ड EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फ्लक्स लिखेंगे। फ्लक्स कितना? BA cos थीटा। थीटा हो जाएगा ओमेगा टी, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, फटाफट इसको फॉरवर्ड करता हूँ। क्या मेन कंपोनेंट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, इसको उसमें से नोट कर लेना है ना। तो मेन कंपोनेंट्स आने चाहिए, तो मैं उसके लिखना है पाई इक्वल टू BA cos थीटा। और आज ही मैंने तुमको ये बता दिया, ये हम कई बार पढ़ चुके कि इंड्यूस्ड EMF कैसे आएगा इसमें। ये E0 sin ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था, इंड्यूस्ड EMF के टाइम पर भी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ये मैक्सिमम AC जनरेटर में जो EMF मिला हमको वो इतना होता है, इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी के बराबर। सिंस द वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन वेरीज बिटवीन +1 and -1, द साइन और पोलरिटी ऑफ द EMF चेंजेस विद टाइम। ये बस स्कूल वाली छोटी छोटी से पॉइंट्स हैं जो स्कूल में पूछ लिए जाते हैं। EMF हैज इट्स एक्सट्रीमम वैल्यू व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा कितना हो या ओमेगा टी कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो या 270 डिग्री के बराबर हो, तब इसकी वैल्यू कैसे आएगी? मैक्सिमम। द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियडिकली एंड देयरफॉर करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ये सब भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद चाहो तो इसको तुम समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि होता क्या है। सबसे पहले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कॉइल या आर्मेचर है ये मैग्नेटिक फील्ड के कैसी है? परपेंडिकुलर। मतलब ये मैग्नेट नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और कॉइल कैसी रखी हुई है? ऐसे रखी हुई है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इसमें से परपेंडिकुलर। तो इस समय फ्लक्स जो इससे पास हो रहा है वो कैसा है? मैक्सिमम है कि नहीं? बताओ, फ्लक्स मैक्सिमम है इस समय इनिशियली। यहां पर ये क्या है? नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और कॉइल कैसी है? इस तरह से। यहां पर क्या है? नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही होंगी प्लेन की परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसी जा रही होंगी ना, यहां पर ये दिख रहा है ना तुमको, नॉर्थ पोल यहां बना हुआ है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही होंगी। और ये कॉइल कैसी है? ऐसे रखी हुई है अभी। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है अभी? 0। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कैसा है? फ्लक्स मैक्सिमम है अभी। और इंड्यूस्ड EMF कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF 0 होगा। इसके बाद तो इसलिए जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? यहां से, EMF का। कि EMF 0 क्यों है? क्योंकि EMF मैक्सिमम फ्लक्स से नहीं आता है। EMF आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की इक्वेशन क्या है? उसकी इक्वेशन है इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। तो यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम है लेकिन EMF 0 है।
इसके बाद जब ये रोटेट करना शुरू करती है तो जब ये 90 डिग्री से घूम जाएगी कॉइल, यहां पर ये कॉइल 90 डिग्री से घूम गई, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे रखा हुआ था यहां पर, अब कॉइल कैसी हो गई है, इस तरह से हो गई है। तो अब इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है, 0। इससे पास होने वाला फ्लक्स अभी 0 है, लेकिन इससे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैक्सिमम है। फ्लक्स 0 है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है अभी, यानी कि यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू जो π/2 है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा है, मैक्सिमम है, पीक वैल्यू पर है। तो इसलिए ग्राफ यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमको ये ग्राफ मिला। इसके बाद फिर फर्दर रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स फिर मैक्सिमम होगा, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। तो ये आधा साइकिल कंप्लीट हो गया इसका। इसके बाद फिर इसको 180 से 270 तक लेके गए, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और यहाँ पर 270 पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। फिर 270 से 360 पर ले गए, तो फिर यहाँ पर जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, 0 हो गया, और एक साइकिल कंप्लीट हो गया इसका। इस तरह से ईएमएफ का प्रोडक्शन हम ग्राफ से दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। हालांकि ये ऐसा ग्राफ एग्जाम में इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए है कि ये क्या हो रहा था यहाँ पर। इसके बाद इन कमर्शियल जनरेटर्स, ये पॉइंट्स हैं। द मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेटिंग ऑफ आर्मेचर इज प्रोवाइडेड बाय, जो मैकेनिकली आर्मेचर को रोटेशन कराना है, उसे रोटेट कराने के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कौन सप्लाई करता है, 2-3 मेथड होते हैं। वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, फॉर एग्जाम्पल डैम्स, दीज आर कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। आर्मेचर कॉइल को घुमाने के लिए क्या यूज किया जाता है, जैसे ये कॉइल है, यहाँ पे पानी गिराते हैं, इसके इस हिस्से पे पानी गिराएंगे ऐसे, तो ये घूमना शुरू करेगा। तो जब ये घूमना शुरू करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैकेनिकल पावर सप्लाई करने के लिए क्या काम किया हमने, पानी गिराया जाता है उसके ऊपर। वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट फ्रॉम डैम्स, तो ये कौन से जनरेटर कहलाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। दूसरा तरीका होता है अल्टरनेटिवली, वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम यूजिंग कोल और अदर सोर्सेज। द स्टीम एट हाई प्रेशर प्रोड्यूसेस द रोटेशन ऑफ द आर्मेचर। हाई प्रेशर से स्टीम को इसके ऊपर पास कराया जाता है, तो स्टीम इसको घुमाती है। एक ये पावर प्लांट हो गया, इस तरह के भी पावर प्लांट होते हैं। ये किससे चलते हैं, ये कोल से चलते हैं। ये किससे चलते हैं, ये डैम जहां पर बने होते हैं वहां के पावर प्लांट हैं ये। और ये जो कोल से जो चलते हैं इनको कहते हैं थर्मल जनरेटर्स या थर्मल पावर प्लांट कहलाते हैं। ये हाइड्रो पावर प्लांट कहलाते हैं। और एक और होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहलाता है, जहां पर एनर्जी किससे प्रोड्यूस की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से। इंस्टेड ऑफ कोल, इफ ए न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड, वी गेट न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स होते हैं। तो जनरेटर में उसके जो थ्योरी है या उसमें डायग्राम है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। इन मोस्ट जनरेटर्स द कॉइल्स आर हेल्ड स्टेशनरी। जो मैंने तुमको पहले बताया था ना, ये वो पॉइंट है कि इन मोस्ट जनरेटर्स कॉइल को रोटेट नहीं कराते हैं। कॉइल्स आर हेल्ड स्टेशनरी एंड इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच आर रोटेटेड। अब वो स्लिप रिंग वगैरह का जो चक्कर है ना, वो बड़ा बनाना पड़ता है, नहीं तो पूरे के पूरे वायर आपस में घूम घूम के उलझ जाएंगे। तो कॉइल को रोटेट ना करा के क्या करते हैं, कॉइल को तो रेस्ट में रखते हैं, मैग्नेट्स को घुमाते हैं। तो फ्लक्स चेंज तो दोनों से ही हो जाएगा, किसी को भी घुमाओ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज 50 हर्ट्ज इन इंडिया। ये भी याद रखना, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से रोटेशन कराया जाता है। इन सर्टेन कंट्रीज सच एज यूएसए इट इज 60 हर्ट्ज। तो ये 60 हर्ट्ज पर होती है। ठीक है, तो ये हो गया एसी जनरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या चीज, मैग्नेट्स को जैसे मैग्नेट फिट किए। तुमने जो जनरेटर देखा है, जो हम लोग प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए, उसमें देखना वो मैग्नेट फंसी होती है, वहां पर मैग्नेट को कस दिया जाता है और मैग्नेट को घुमाते हैं। अब मैग्नेट में से करंट तो लेना नहीं होता है, करंट किस में से लेना होता है, कॉइल में से लेना होता है। इसलिए उसको रोटेट करना ज़्यादा आसान हो, उसको फिक्स रखना ज़्यादा ईजी है, मैग्नेट को घुमाना ज़्यादा आसान है। क्योंकि मैग्नेट में से करंट नहीं लेना है, तो उसमें तार नहीं जोड़ने मैग्नेट में। तो उसका जो
मैग्नेट को घुमाने का तुमको एक्चुअल में ही देखना है तो जनरेटर में थोड़ा सा जाके उसमें देख सकते हो, जो बड़े वाले जनरेटर होते हैं ना, कभी रुका हुआ हो और वो जब स्टार्ट होगा तो देखना कि उसमें मैग्नेट घूमना शुरू करेंगी। भाई एक इस तरह की मैग्नेट है बस, और मैग्नेट को घुमाना शुरू कर दिया, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल आमने सामने लगा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज मींस रिवर्सिंग डायरेक्शन इन 100 टाइम्स पर सेकंड। एक सेकंड में करंट की डायरेक्शन 100 टाइम्स रिवर्स हो जाएगी। अब ये तो थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल वाली चीज़ है, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ तुमको। चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम अपने आप से इसको पढ़ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ है कि अगर अल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शन है इतने जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी जल्दी कैसे फॉलो कर लेता है। रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो सर्किट में मूव कर रहा होता है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना है? ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन हाउस होल्ड वायरिंग इज अराउंड 4 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। इतनी कम स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता है वायर में। ये क्या है? उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो सडनली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे हो जाता है, और इसके बाद क्या होगा? करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगा तो ये भी अपनी डायरेक्शन बदलेगा, तो पूरा इलेक्ट्रॉन तो घूम ही नहीं पाएगा, मतलब पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन तो चल ही नहीं पाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा, इतने में ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। तो फिर बल्ब या जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उनमें करंट फ्लो क्यों कर रहा है जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी कम है? तो उसको ये समझाया गया है कि अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड इतनी ले लें और इतने टाइम में जो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से अगर हम मान लें कि अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 3 × 10⁻⁷ मीटर। कितने टाइम में? हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल में वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये ले लें और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ले लें, इफ वी नाउ रिवर्स देयर डायरेक्शन इन एवरी 1/120 सेकेंड, तो उसने इतनी सी डिस्टेंस कवर की। दिस एट दिस रेट ए टिपिकल इलेक्ट्रॉन कैन ड्रिफ्ट पास्ट नो मोर देन अबाउट 10 एटम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लगभग 10 एटम को ही क्रॉस किया होगा इतने से टाइम में। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है और अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी अगर 60 हर्ट्ज है, तो आधे साइकिल में इलेक्ट्रॉन ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा होगा, फिर उसने अब इधर डायरेक्शन बदल गई तो फिर वापस आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में चला ही नहीं तो करंट कैसे फ्लो हो गया? तो उसको मैं पूरा अब ये डिटेल में ना बता के बस ये बता देता हूँ कि इसी इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में एक एंड से दूसरे एंड तक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलता है तो सारे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं इधर। तो जैसे बल्ब का फिलामेंट है तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन फिलामेंट में थे वो भी चलने लगे, और जब करंट की डायरेक्शन बदली तो वो भी वापस आए। जो इलेक्ट्रॉन यहां पर था यही इलेक्ट्रॉन नहीं गया, फिलामेंट अगर अलग इधर है तो जैसे ये चलना शुरू करेगा तो फिलामेंट का इलेक्ट्रॉन भी चलना शुरू कर देगा वहां पर, और जब अपनी करंट डायरेक्शन बदलेगा तो फटाक से ये भी अपनी डायरेक्शन बदल देगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएगा। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अल्टरनेटिंग करंट के डायरेक्शन को चेंज करने का जो सिग्नल होता है, इलेक्ट्रॉन्स को जो इंस्ट्रक्शन मिलता है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, वो सिग्नल वो इंस्ट्रक्शन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसफर होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, यानी इतने जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को इंस्ट्रक्शन मिलता है, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो इंस्टेंटली बल्ब ऑन होता है ना, तो हम कहते हैं ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के पास ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से पहुंचती है। ये वाली जो इंफॉर्मेशन इसमें है। इसके अलावा ये भी थोड़ा स्कूल वाली चीज है, द बेसिक एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट। ये पहले इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, और फिर मुझे जरा इसका मीनिंग समझाना, अल्टरनेटिंग करंट को क्यों प्रेफर करते हैं।
पढ़ लिया? आरुषि क्या समझ में आया इससे? आरुषि क्या समझ आया इससे? ये ना, मैंने जो लैंग्वेज ली है ये किसी बुक से ली है, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज है ये। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा अभी मैं बताऊंगा। तुम्हें क्या समझ में आया ये बताओ? हाँ हाँ, इसमें हाँ, अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज ये है कि जरूरत पड़ने पर वोल्टेज को बढ़ाया भी जा सकता है, वोल्टेज को घटाया भी जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट करंट में वोल्टेज जितना है उतना ही रहेगा, उसको इंक्रीज या डिक्रीज हम नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी बैटरी से जो वोल्टेज हमको मिल रहा है वो उसी सेम वोल्टेज पर रहेगी वो हमेशा। लेकिन इससे क्या कर सकते हैं, हम वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं। ये अभी क्यों कर सकते हैं इसको ऐसा, अभी हम पढ़ेंगे इसको ट्रांसफार्मर में, है ना। ये भी ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे अभी। Moreover, alternating current is more rapidly adapted to rotate machinery such as generators and motors than is direct current. तो डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में अल्टरनेटिंग करंट अडेप्टेबल ज्यादा है मशीनरी में, इसलिए जो भी मशीन्स होती हैं उनमें अल्टरनेटिंग करंट को यूज किया जाता है। इसको याद कर लेना, ये वाले पॉइंट्स तो रट्टा मार रहे तुम। अल्टरनेटिंग करंट इज मोर रेडीली अडेप्टेबल टू रोटेटिंग मशीनरी, जो मशीनरी रोटेट करती है उनमें ज्यादा इजी होता है यूज करना अल्टरनेटिंग करंट को। द बिगेस्ट थिंग विच वर्क्स इन फेवर ऑफ एसी इज कॉज लेस पावर लॉसेज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। अगर हमको पावर प्लांट से पावर सप्लाई करनी है कई किलोमीटर दूर, तो अल्टरनेटिंग करंट में पावर का जो लॉस होता है वो कैसा होता है, कम होगा। डायरेक्ट करंट में पावर का लॉस बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा ये भी मैं तुम्हें भी बताऊंगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं हाई वोल्टेज पर। जैसे पावर होता है ना, अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूं तो मैं हल्का आइडिया दे रहा हूं। जैसे कि जो पावर हुई प्रोड्यूस वो कितनी होगी, ई इंटू आई। पावर होगी प्रोडक्शन ऑफ ई इंटू आई। तो अगर हमने ई बढ़ा लिया, या अगर तुमको ई से प्रॉब्लम है तो इसको एक काम करते हैं, सिंबल चेंज कर लो, इसको वी कर देते हैं। वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा लें तो करंट सर्किट में कम हो जाता है। वोल्टेज को बढ़ाने से करंट सर्किट में कम हो जाएगा, तो पावर का लॉस जो होगा कम होता है और सेम पावर ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है ये तुम्हें मेरे अलावा शायद ही कोई बता पाए कि वोल्टेज बढ़ाने से पावर का लॉस कम क्यों हो रहा है। मतलब तुम्हें फील नहीं आएगा कि वोल्टेज बढ़ा लेंगे तो करंट का लॉस सर्किट में कम क्यों होता है ये, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं जरा क्वेश्चन वोश्चन तुमको थोड़े से करा दूं इस पर, जो कि एग्जाम में आते हैं। तो ये तो हुआ जनरेटर। ये क्वेश्चन जरा सॉल्व पढ़ो जरा इसको। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। An alternating current generator has an internal resistance Rg and an internal reactance Xg. It is used to supply power to a passive load consisting of a resistance Rg and a reactance XL. For maximum power to be delivered from generator to the load, the value of XL is equal to। पहले क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व बाद में करना, आराम से पढ़ लो और इसका मतलब समझो। संचित, इसका मीनिंग समझ आया क्वेश्चन का? या इसको तुम लोड पढ़ो, पैसिव छोड़ दो इसको, है ना। लोड मतलब जहां से हम आउटपुट पावर को कलेक्ट करेंगे, बाहर के सर्किट में जहां से भेजेंगे वो है।
पढ़ लिया? पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो, एक होता है एक्टिव लोड और एक होता है पैसिव लोड। एक्टिव लोड का मतलब है कि प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव है मतलब उसमें केवल रेजिस्टेंस है, बाहर जहां पर हम आउटपुट ले रहे हैं वहां पर केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और अगर प्योर पैसिव लोड है तो उसका मतलब होता है कि जहां पर हम बाहर पावर ले रहे हैं वहां पर क्या है, रिएक्टेंस लगा हुआ है, यानी कि या तो कैपेसिटर लगा होगा या इंडक्टर लगा होगा। पैसिव लोड यानी इंडक्टर और कैपेसिटर, that is reactance is also present. Reactance is also present. देखो इसमें ना पैसिव लोड में अगर प्योर पैसिव लोड है तो उसका मतलब क्या होता है, केवल इंडक्टर है और या केवल कैपेसिटर या दोनों भी हो सकते हैं, उसमें ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है अगर प्योर पैसिव लोड है। और सिंपल पैसिव लोड लिखा है तो फिर उसमें दोनों चीजें एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहां पर देखो, अच्छा अगर केवल एक्टिव लोड है सर्किट में तो इसका मतलब है कि पावर डिलीवर मैक्सिमम या मिनिमम हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? पावर का फॉर्मूला होता है 1/2 वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई के बराबर। ये फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट में। ठीक है, अगर प्योर रेजिस्टेंस है लोड में या सर्किट में केवल प्योर रेजिस्टेंस है तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? ये तो एसी में पढ़ चुके हैं ना, प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। तो ये 0 होगा अगर फाई, तो पावर का कंजम्पशन मैक्सिमम ही होगा, उसमें सब मिनिमम का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी तो उसमें सवाल ही नहीं बनेगा कि मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, उसमें पावर बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम ही डिलीवर हो रही होगी अगर प्योर एक्टिव लोड लगा हुआ है तो। ठीक है, अच्छा अगर प्योर पैसिव लोड लगा हुआ है तो पावर डिलीवर कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि प्योर पैसिव लोड है तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? π/2 के बराबर होगा, क्योंकि प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में कितना होता है फेज डिफरेंस? π/2 होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस अगर π/2 होगा तो पावर डिलीवर्ड कितनी होगी? 0 होगी, कोई पावर डिलीवर नहीं हुई। तो पावर डिलीवर नहीं हुई तो अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पर आओ। एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस Rg एंड इंटरनल रिएक्टेंस Xg, यानी कि इसके खुद के सर्किट में इंटरनली रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है, दोनों है। Rg ये जनरेटर का रेजिस्टेंस हो गया, Xg जनरेटर का इंडक्टेंस हो गया, या हमें इंडक्टेंस नहीं पता, रिएक्टेंस हो गया। ठीक है, रिएक्ट अब उसमें इंटरनल रिएक्टेंस है, उसमें इंडक्टर भी है, जो भी लगा हुआ हमें नहीं पता, लेकिन रिएक्टेंस Xg है। इट इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू ए पैसिव लोड कंसिस्टिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस Rg एंड रिएक्टेंस XL। तो बाहर भी यार रेजिस्टेंस लगा हुआ है और रिएक्टेंस लगा हुआ है। अब हम चाहते क्या है, फॉर मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम जनरेटर टू द लोड, जनरेटर से लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए द वैल्यू ऑफ XL इज इक्वल टू, तो XL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें से हमको सिलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन का मीनिंग तो मैं बिल्कुल बारीकी से समझा दिया है, अब तुम्हें आंसर बताना चाहिए इसका। बताओ क्या होना चाहिए आंसर। पावर डिलीवर्ड अगर मैक्सिमम चाहिए तो कॉस फाई कितना होना चाहिए?
cos phi 1 होना चाहिए, और cos phi 1 होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ ना यार। अब तो मैं एक्सपेक्ट तुम लोगों से कर रहा हूँ कि तुम बता दोगे। आरुषि, आरुषि आज तुम बड़ी सुस्त सुस्त सी लग रही हो, क्या चक्कर है? हाँ, तुम्हारी आवाज में और वो एंथुसियाज्म नहीं दे नजर आ रहा है आज। चलो अच्छा, आज हम बहुत जल्दी वाइंड अप, अब मैं कहता तो हूँ जल्दी, लेकिन मुझे समझाने में टाइम लग जाता है। तो चलो ये देखो कितना इसका आंसर, संचित बताओ यार। ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, केवल बोर्ड का समझ लेना। अरे यार, इसका आंसर पावर डिलीवर्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन डेल्टा फाई इक्वल टू जीरो। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। फेज डिफरेंस जीरो कब होगा? जब सर्किट में, हाँ, माइनस एक्स जी आंसर आना चाहिए ना। फेज डिफरेंस विल बी जीरो व्हेन नेट रिएक्टेंस इज जीरो। नेट रिएक्टेंस जीरो हो जाए यानी एक्स जी प्लस एक्सएल कितना हो जाए? जीरो हो जाए। तो एक्सएल कितना हो जाए? माइनस एक्स जी के बराबर। आगे समझ में? तो नेट रिएक्टेंस कितना हो गया सर्किट का? जीरो। तो रिएक्टेंस अगर जीरो हो गया है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा करंट और वोल्टेज के बीच में? जीरो। तो पावर कंजम्पशन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक, तो ये है, तो ये आंसर होगा इसका सी। बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर सीरीज सर्किट विद ए जनरेटर। कोई एसी जनरेटर है जो कि सीरीज एलसीआर सर्किट के साथ कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन में जबरदस्ती जनरेटर वर्ड लगा दिया है, इसलिए ये जनरेटर का क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज सिंपल एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है ये। मतलब जैसे ये रेजिस्टेंस लगा दिया, इंडक्ट अभी, और यहां पर हम क्या लगा देते हैं? ये सोर्स लगाते थे ना। तो यहां पर जो सोर्स लगा हुआ है, ये सोर्स क्या है? ये जनरेटर है। ठीक है। तो रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को क्या करना है? हमें कम करना है। द जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस्ड। तो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी क्या कर दें? हम रिड्यूस कर दें। तो क्या इससे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 1/2π√LC होती है। तो रेजो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रेजोनेंस तब होगा जब फ्रीक्वेंसी कितनी भेजी जाए? जनरेटर से इतनी फ्रीक्वेंसी भेजी जाए। अगर हमने जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को इससे बढ़ाया या इससे कम किया, दोनों ही केस में रेजोनेंस नहीं होगा। तो टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर सर्किट, तो अगर मुझे एफ को कम करना है तो एल और सी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। या तो एल बढ़ा दो या सी, या दोनों बढ़ा दो। तो अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट। तो अगर हमने एक और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया आरुषि इधर, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो बी आंसर है इसका। ठीक, सही जवाब। अच्छा, बाकी चेक कर लेते हैं। द आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड। अगर हमने आयरन कोर को रिमूव कर दिया, इसके अंदर डली हुई थी, तो इससे इसका इंडक्टेंस कैसा होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इंडक्टर अगर डिक्रीज हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी। तो ये नहीं करेक्ट है। डायलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड। अगर हमने डायलेक्ट्रिक के अंदर कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक डाला हुआ था, उस डायलेक्ट्रिक को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, तो फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी ही हो सकता है करेक्ट। तो एक ये जनरेटर पर क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन एसी जनरेटर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, क्या इफेक्ट होगा? चारों में से डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिमेन्स द सेम, इंक्रीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अच्छा 1, हाँ ठीक है, और 4 है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिकम्स 0। अगर हमने एसी जनरेटर की जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बताओ? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। फ्री होगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स को बी इंटू ए लिखते हैं ना, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो एन बी ए हो जाता है। एन बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी तो इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा केस था ये तो आंसर हो जाएगा 3, इंक्रीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप्ड बाय जनरेटर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ रोटेटिंग वायर, लेंथ ऑफ द रोटेटिंग वायर, रेडियस ऑफ द वायर, साइज ऑफ द मैग्नेट। अब ये क्वेश्चन तो मैंने उठाया है किसी एनसीईआरटी के, उससे ही तुम लोगों के लिए, और इसका आंसर मुझे भी मतलब उसका लॉजिक नहीं पता कि क्यों है ऐसा। वैसे तुम लोगों को पता है इसका आंसर क्या है? अगर हमने एरिया ऑफ रोटेटिंग वायर बढ़ाया तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ेगा क्या? अब ये कौन से एरिया की बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। रोटेटिंग वायर का एरिया या एरिया एंक्लोज्ड बाय द रोटेटिंग वायर, ये एरिया क्रॉस सेक्शन की बात तो नहीं कर रही है। अगर वायर की लेंथ बढ़ाई तो क्या होगा बताओ? अच्छा, ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा था उसमें कि एक नॉर्थ पोल था इधर ऐसे, एक साउथ पोल था, उसके बीच में जो थी वो कॉइल थी ऐसे, और ये रोटेट कर रही थी। तो अगर इस वायर की हमने लेंथ बढ़ा दी तो कॉइल क्या हो जाएगी? एरिया बढ़ जाएगा, या नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाएंगी अगर हमने लेंथ बढ़ा दी तो इससे भी ईएमएफ कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम वायर की रेडियस बढ़ा देते हैं इस वायर की तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वायर की रेडियस बढ़ाने से सीबीएसई लेवल पे, लेकिन अगर आईआईटी में घुस जाए तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी अगर मोटाई बढ़ा दें तो जो ये वाला एरिया है जिससे फ्लक्स पास होता है ये वाला एरिया तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए मैं घुस नहीं रहा हूं इसमें, तुम याद कर लो इसको कि इसका आंसर ये दिया हुआ था कि लेंथ ऑफ द रोटेटिंग वायर। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप्ड बाय जनरेटर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ रोटेटिंग वायर, लेंथ ऑफ रोटेटिंग वायर, रेडियस ऑफ द वायर, साइज ऑफ द मैग्नेट। तो इसका आंसर दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रोटेटिंग वायर। अब इसका एग्जैक्टली लॉजिक क्या था उसमें ये मुझे नहीं पता है, तो इसलिए बढ़ते हैं आगे। ये बताओ, ये भी तुम्हें रटना है, क्वेश्चन रटने वाला है। ये एनसीईआरटी में से लिया है क्वेश्चन। The metal detectors installed at airports and other places of security purpose are based on the principle of, क्या आंसर है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये रटने वाली चीज है, इसको याद कर लेना है। एसी जनरेटर कन्वर्ट्स इन, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलता है? संचित तुम बताओ जरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाली डिवाइस कौन सी होती है? सब जानते हो तुम वो, उसको कहते हैं मोटर। फैन में मोटर लगी होती है, सब चीज़ों में मोटर लगी होती है ना, जो कि ब्लेड्स को घुमाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम फैन के ब्लेड्स रोटेट करा देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। तो आंसर इसका तो जनरेटर का होगा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर टू डीसी जनरेटर। अच्छा, इसका मीनिंग समझना क्वेश्चन का। जो एसी जनरेटर है उससे जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, आधे साइकिल में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव होगा, यानी कि डायरेक्शन बदलेगी। हम डीसी करंट चाहते हैं यानी कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होनी चाहिए, वो एक ही डायरेक्शन में बदलता रहे। तो अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहे, तो अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो क्या होना, हाँ इसका आंसर है स्लिप रिंग्स को स्प्लिट रिंग्स में चेंज कर दिया जाता है। स्लिप रिंग्स विद स्प्लिट रिंग्स। तो ये हो गया भाई जनरेटर का काम तमाम। इसके बाद है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर यार देखो, एक्चुअल जो ट्रांसफार्मर होता है, मैं अगर तुमको पढ़ाने लगूँ ना असली ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी वर्किंग 99.99% टीचर को नहीं आती है। मैं बताऊँ, टीचर्स भी नहीं जानते। अगर मैं पढ़ा दूँ उसको एक्चुअली तो वो तुम्हारे ऊपर से ना निकल जाए। तो पहले मैं तुमको इसकी ना स्कूल लेवल वाली चीज़ें समझा देता हूँ फटाफट। अच्छा, ये तो मैंने तुमको पहले बताया था आरुषि, एक दिन डाउट पूछ रही थी तुम। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या है। ट्रांसफार्मर का पर्पस होता है या तो वोल्टेज को इंक्रीज करना या वोल्टेज को डिक्रीज करना। वोल्टेज को अप करने वाला जो ट्रांसफार्मर है वो कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है वो कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें देखो यहां बना के मैं तुम्हें समझाता हूं। इसमें सॉफ्ट आयरन की एक कोर होती है, जैसे ये जो मैंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप का बना रहा हूं मैं, ये सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। ठीक है, ये सॉलिड पोर्शन है इसका, सॉफ्ट आयरन की का एक ब्लॉक टाइप का है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है इस पर हमने एक कॉइल को लपेट दिया, और इसकी जो इसको क्या कहते हैं, नाम क्या देते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ये कहलाती है प्राइमरी कॉइल। यहां से इनपुट दिया जाता है, यानी कि यहां से हम इनपुट देंगे इसको। ठीक है, मान लो ये जहां से पावर का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर ये जनरेटर था, जनरेटर से हमने प्राइमरी कॉइल में इनपुट दिया। दूसरी होती है इसमें सेकेंडरी कॉइल। यहां पर सेकेंडरी कॉइल, यहां पर हम मान लो कोई लोड लगा देते हैं जिसको कहते हैं आरएल। यहां से क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें है नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो कितने हैं N1, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2 के बराबर हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N2। तो जब हम इनपुट वोल्टेज यहां से देते हैं तो इसमें क्या होगा, करंट आ जाएगा। इनपुट सिग्नल दिया या इनपुट वोल्टेज दिया तो इस वाली कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू हुआ। कौन सी वाली कॉइल में करंट आ गया, इसमें। इसमें जब करंट फ्लो होना शुरू हुआ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। क्यों संचित? संचित, मैग्नेटिक फील्ड जैसे सोलेनॉइड में आता था ना, करंट ऐसे फ्लो होता था तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता था μ0 Ni। तो उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आ जाएगा। यहां पे हम इसको सोलेनॉइड ना कह के कॉइल कहते हैं। तो यहां पर जो कॉइल बनी हुई है इसमें मैग्नेटिक फील्ड आया, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आएंगी। समझते जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आएंगी ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर आई ऐसे ही, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई इधर। तो सॉफ्ट आयरन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर नहीं निकलने देता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी में घूमती हैं, इसी मीडियम के अंदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से जाके इधर जाएगी, फिर इसमें जाएगी और इधर आ गई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से यहां पर आ गई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर आ गई। तो इसमें कुल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, 3।
एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, ठीक है संचित? कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसमें? 3 है। इसमें कितनी है? इस वाली कॉइल में कितनी है? 3 ही है यार। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है? 3 ही है। क्यों आरुषि? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इस वाली कॉइल में और इस वाली कॉइल लाइन में जो पास हो रही हैं उनका नंबर सेम है ना। अब मैं थोड़ा सा मैं तुम्हें अंदर घुस के समझा रहा हूं, जो तुम्हें किताबों से या बाकी टीचर से समझ में नहीं आएगा। ये पढ़ने के बाद तुम दूसरे को पढ़ा सकते हो, अच्छा टीचर्स को भी बता सकते हो, जो मैं तुम्हें बता दूंगा अभी। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, अच्छा लेकिन तो इसको पढ़ने के बाद ना तुम्हें समस्या सीबीएसई की क्वेश्चन से हो जाएगी। तुम्हें लगेगा यार इसमें इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, अब क्या मान के सॉल्व करें। तो ज्यादा जानकारी भी खतरनाक हो जाती सीबीएसई के लिए। फिर लगने लगता है कि यार इसमें तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एनीवे, तो इसमें 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है? 3 है। तो अब ये बताओ कि दिव्येश, इन दोनों कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है कि अलग अलग है? आरुषि? डिफरेंट है। रीजन बताओ। हाँ, तो अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज घुसनी चाहिए कि प्राइमरी कॉइल के एक लूप से पास होने वाला फ्लक्स और सेकेंडरी कॉइल के एक लूप से पास होने वाला फ्लक्स ये इक्वल है। बात समझ में आई कि नहीं? एक सिंगल लूप की अगर हम बात करें तो प्राइमरी कॉइल के सिंगल लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि इससे भी 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती हैं, इससे भी 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों कॉइल के एक सिंगल लूप से पास होने वाला फ्लक्स कैसा है? इक्वल है। लेकिन टोटल फ्लक्स अलग अलग है, क्योंकि टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ टर्न से। ये बात समझ में आई? तो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स अगर मैं निकालूं φ1, तो φ1 हो जाएगा N1 इंटू फाई, जिसमें फाई क्या है? फ्लक्स थ्रू वन कॉइल से, सॉरी एक लूप से पास होने वाला फ्लक्स। अगर मैं दूसरी वाली कॉइल में लिख दूं φ2 इक्वल टू, तो वो होगा N2 इंटू फाई। ठीक। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होना चाहिए इसमें? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E1 इक्वल टू माइनस d∅1 बाई dt इक्वल टू माइनस N1 इंटू d∅ बाई dt। ये बात समझ में आई है? इसमें क्या लिखेंगे इसी तरह से, d∅2 बाई dt इक्वल टू, ये हो जाएगा N2 d∅ बाई dt, और इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E2 इक्वल टू, ये E2 आएगा माइनस N2 d∅ बाई dt। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इसको लिख देता हूं मैं, कहाँ गया ये वाला, ये थी इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करें तो E1 अपॉन E2 कितना आता है? E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा? d∅ बाई dt तो दोनों में सेम है, ये बचेगा N1 अपॉन N2। ठीक है, यानी कि प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ है और ये सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ है, इसका रेशो किसके बराबर है? नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर है, ये रेशो में है। अगर मुझे E2 निकालना है तो E2 को मैं लिख सकता हूं E2 इक्वल टू N2 बाई N1 इंटू E1। अब अगर मुझे E2 ज्यादा चाहिए है E1 से, अप्लाइड वोल्टेज कितना था? E1 था, और मुझे सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा ईएमएफ चाहिए, तो मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखूंगा सेकेंडरी कॉइल में एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम ज्यादा रखेंगे तो E2 कैसा आएगा?
E1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। और ये कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसने वोल्टेज को बढ़ा दिया। बात समझ में आई? अब तुम्हारा जो पिछला सवाल था कि अल्टरनेटिंग करंट का ही वोल्टेज क्यों चेंज हो सकता है, डायरेक्ट करंट का क्यों नहीं हो सकता, तो इसके बारे में आरुषि बताएगी। आरुषि बताओ, डीसी में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यहां पर हम अगर डीसी सोर्स लगा दें तो ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स था, वोल्टेज हमने बढ़ा लिया, ठीक है, इस अरेंजमेंट से। अब मैं यहां पर एक बैटरी लगा दूं, कौन सी? जो केमिकल एनर्जी वाली थी। अल्टरनेटिंग सोर्स नहीं लगा रहा, बैटरी लगा रहा हूं, सेल लगा रहा हूं। तो एक सेल यहां लगा दूं, उससे यहां पे करंट आ जाएगा। तो यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा, क्या इसको भी वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है क्या ये अरेंजमेंट यूज करके? क्यों नहीं? क्यों नहीं बढ़ेगा? संचित तुम बताओ। संचित, डीसी करंट को क्यों नहीं बढ़ा सकते वोल्टेज? चलो मैं बताता हूं, तुम नहीं समझ पा रहे हो। यहां देखो, हाँ बोलो। क्या उसमें आवाज बीच में क्रैक होगी तुम्हारी, पूरा बोलो। चलो यहां देखो, यहां से अगर मैंने डीसी करंट का सोर्स लगाया तो इसमें कॉइल में करंट आ जाएगा ना, ठीक है। अरे बोलो यार, इसमें करंट आएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें आ गया तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? नहीं आएगा। अरे वो करंट तो कांस्टेंट है, डीसी करंट, इसमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही नहीं। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास होंगी। जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी तो जितनी पास हो रही है उतनी ही पास होती रहेंगी, उन्हें फ्लक्स में चेंज थोड़े होगा। और जब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ही नहीं, सेकेंडरी कॉइल में ना प्राइमरी में आएगा। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसमें, ये कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है? एल डी आई बाई डी टी। करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना इस कॉइल में, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कौन सा वाला है? ये जो एल डी आई बाई डी टी है। और जब इसमें डी आई बाई डी टी नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आएगा नहीं, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा नहीं, इसमें फ्लक्स चेंज होगा नहीं। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें है उतना ही यहाँ पर रहेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए डायरेक्ट करंट का वोल्टेज अप या डाउन ट्रांसफार्मर से नहीं हो सकता है। वो किसका हो सकता है? केवल अल्टरनेटिंग करंट का, क्योंकि टाइम के साथ चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा यहां पर बार बार। समझ गए? अच्छा, अब देखो, ये जो सर्किट यहां पर लगा हुआ है ना, ये बेसिकली एलआर सर्किट ही है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये जो कॉइल है ये एक इंडक्टर हो गया, और इसका खुद का जो रेजिस्टेंस होगा, वो हम इंडक्टर के साथ जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते थे, वो ये मान लो कि इंडक्टर जिस वायर से बना हुआ है वो उस वायर का रेजिस्टेंस है। तो ये एलआर सर्किट ही है ना बच्चों, है कि नहीं? अगर इसका रेजिस्टेंस जीरो मान लें हम, इस कॉइल का अगर रेजिस्टेंस जीरो मान लें, तो इस सर्किट, इस जो इंड्यूस्ड जो सर इनपुट वोल्टेज था या जो सोर्स था, इसको जनरेटर भी कहते हैं, इस जनरेटर ने इस प्राइमरी सर्किट में जो पावर डिलीवर की होगी वो कितनी होगी अगर इसका रेजिस्टेंस जीरो मान लें तो? पावर डिलीवर्ड बाय द जनरेटर टू दिस सर्किट, प्राइमरी सर्किट। संचित, पावर कितनी डिलीवर, पावर डिलीवरी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पावर क्या होती है? 1/2
आई नॉट वी नॉट इंटू कॉस फाई। तो अगर ये प्योर इंडक्टर सर्किट है तो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस तो पाई बाई 2 होगा। तो जो इनपुट तो जो सोर्स है, इस सोर्स ने कितनी पावर डिलीवर की यहां पर? 0। ठीक है। और आउटपुट सर्किट में क्या है? अभी सर्किट हमने कंप्लीट नहीं किया, ध्यान दो। इसमें करंट होगा कि नहीं होगा? यहां इसमें करंट नहीं है अभी। ये सर्किट को कैसा रखा हुआ है हमने? अभी स्विच को ओपन रखा हुआ है। तो इसमें ईएमएफ तो है लेकिन करंट नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं? आरुषि यार, आज तुम थोड़ा सा चाय वाय पी लो साथ में, जैसे एनर्जी आ जाए। अच्छा, तुम लोग जवाब नहीं देते ना तो मजा नहीं आता है फिर थोड़ा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सर्किट अगर ओपन है, ये स्विच ओपन है अगर, तो इसमें करंट होगा क्या? इस सर्किट में सेकेंडरी कॉइल में करंट होगा? नहीं होगा। संचित तुम बताओ। करंट न होगा। जब करंट ही नहीं है तो इस सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में कितनी पावर डिलीवर हुई? 0। क्योंकि पावर डिलीवर होने के लिए ई इंटू आई चाहिए ना, या 1/2 आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस फाई चाहिए। तो करंट है ही नहीं इस वाले सर्किट में अगर स्विच ओपन है। जब स्विच ओपन है तो इसमें कोई भी करंट नहीं है। और इसने कितनी पावर डिलीवर की? 0 पावर डिलीवर की। अगर इसका रेजिस्टेंस कितना मान लें हम? 0। अगर इसका रेजिस्टेंस 0 तभी इसने पावर डिलीवर नहीं की। लेकिन अगर इसमें रेजिस्टेंस होता तो ये पावर डिलीवर करता और पावर वेस्ट हो जाती। किस में वेस्ट हो जाती? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अच्छा, तुमको ये याद है कि एलआर सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई कितना होता है उसके लिए? आर बाई जेड होगा। और जेड कितना होगा इसके लिए? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये वो वाला सर्किट है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो वो केस हो गया सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। जबकि ये वाला स्विच ओपन था तब की बात की हमने ये। अब बढ़ते हैं आगे। और मैं जरा, मुझे एक प्लेन चाहिए। हाँ, मिल गया। अब देखो दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये है कि जब हम सेकेंडरी सर्किट का जो स्विच है उसको भी क्लोज कर देंगे, और ये अगर जिसने समझ लिया, समझ लो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब मैंने शुरू शुरू में ट्रांसफार्मर समझा था ना, मुझे समझने में बहुत दिक्कत हुई थी इसको। बहुत मेहनत से समझा है मैंने खुद ने इसे। ये स्विच है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है RL, ये है N2 नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1, और यहाँ पर लगा दिया हमने एक सोर्स। ये जो सोर्स है इसका EMF कितना है? E1। जो सोर्स है इसका EMF कितना है? यानी कि अप्लाइड EMF E1 के बराबर है। जब अप्लाइड EMF E1 के बराबर है तो एक चीज मैं जल्दी से कर देता हूं, इस सर्किट में जो वोल्टेज आएगा वो V1 है। अब तुम यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाएगा, हाई फाई लेवल का और स्कूल लेवल का। ये अप्लाइड EMF E1 है और ये वोल्टेज V1 है। ये दोनों इक्वल होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, और ये जो सर्किट हम पढ़ते थे इसमें अप्लाइड वोल्टेज कितना है? E1, जिसको कि हम लिख लेते E0 साइन ओमेगा टी वगैरह। तो इस सर्किट में जो वोल्टेज है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये पॉइंट P है और ये Q है, तो इस पॉइंट P के और Q के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है? वो तो इतना ही है। लेकिन इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? I XL होता था। यहाँ पर वोल्टेज कितना होता था? I R के बराबर। तो यहाँ P और Q के अक्रॉस वोल्टेज कितना लिखते थे? अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये किसके बराबर होता था? टोटल वोल्टेज जो हमने लगाया है वो वोल्टेज V इक्वल टू फेजर से हमने इतना निकाला था ना, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर।
अगर इसका रेजिस्टेंस में 0 कर दूं, यहाँ R को 0 कर दूं, तो VL कितना हो जाएगा? सो VR कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये। और अगर ये 0 हो गया तो फिर बचा क्या सर्किट में? VL। तो फिर टोटल वोल्टेज VL के बराबर तब होगा जब यहाँ रेजिस्टेंस 0 हो। लेकिन अगर इस कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस है तो E1 और V1 अलग अलग चीजें हैं। बात समझ में आई? V1 कितना होगा? V1 होगा √VL² प्लस VR² के बराबर। इसमें जो वोल्टेज लगेगा इस कॉइल में, यहाँ अब इसमें रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस वायर से ये बना है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? EMF एक अलग चीज होती है, वोल्टेज एक अलग चीज होता है। EMF वो होता है जो करंट को फ्लो कराता है, और उस करंट फ्लो होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो एक अलग चीज है। ये वो वाला वोल्टेज है IXL, ये ये I इंटू R है, ये करंट फ्लो कराने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है? तो यहां पर जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो होगा √VL² प्लस VR² के बराबर। ये जो वोल्टेज हम लिखते हैं यहाँ पर V1, ये कौन सी वैल्यू लिख रहे हैं हम? RMS वैल्यू लिख रहे हैं, ये भी याद रखना, ये RMS वैल्यूज लिखी जा रही हैं यहाँ पर। तो एक चीज तो जो हमने पहले पढ़ी थी वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी कि इंड्यूस्ड EMF अगर मैं ले लूं इसमें, तुम्हारा पूरा AC इसमें रिवाइज हो जाएगा। अगर इसमें एक लूप से पास होने वाला फ्लक्स है फाई, तो इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो गया? N1 फाई। तो ये हो जाएगा φ1। ठीक है? और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर, मतलब डिफरेंशिएट कर लें, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसमें जो इंड्यूस्ड EMF आएगा यहाँ पर वो कितना होगा? इंड्यूस्ड EMF EP लिख लेता हूं, जो प्राइमरी कॉइल में आया, EP इक्वल टू कितना? N-N1 d∅dt। और जो सेकेंडरी कॉइल में आया उसको हम लिख लेते हैं ES, वो कितना हो जाएगा? -N2 d∅dt के बराबर। जिसमें फाई क्या है? एक लूप से पास होने वाला फ्लक्स है। एक लूप से पास होने वाला फ्लक्स दोनों कॉइल में सेम है। हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्लक्स का लीकेज नहीं हो रहा है। फ्लक्स का लीकेज नहीं हो रहा है का मतलब ये है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आई थी वो सारी की सारी इसमें पास हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन में से एक इधर खिसक गई बाहर और 2 इसमें से पास हुई। उस केस में हम क्या, यही तो समझा रहा हूं यार तेरे को, कि यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी थी? 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, और अगर एक बाहर निकल गई तो इसमें से कितनी पास हुई? 2। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां था वो सारा का सारा इसमें नहीं आया, यानी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? लीक हो गया, जिसको कहते हैं लीकेज ऑफ फ्लक्स। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, इस जो अब सॉल्व कर रहे हैं, कि इसमें कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज नहीं है। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर हैं वो सारी की सारी इसमें से भी पास हो रही हैं। तभी हम ये कह रहे हैं कि सिंगल लूप से पास होने वाला फ्लक्स कैसा है? सेम है दोनों कॉइल के। अदरवाइज सिंगल लूप से पास होने वाला फ्लक्स भी इक्वल नहीं होगा अगर फ्लक्स का लीकेज हो जाता है। क्लियर है इतना? अच्छा, अब इनको डिवाइड कर दिया हमने, तो EP अपॉन ES इक्वल टू कितना जाएगा? N1 अपॉन N2। यानी कि ये वाला जो रिलेशन है वोल्टेज का रेशो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो में, ये रेशो हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे यहां पे स्विच, ये सेकेंडरी कॉइल का सर्किट कंप्लीट हो चाहे ना हो, चाहे इसमें करंट फ्लो हो रहा है चाहे ना हो रहा हो, ये रिलेशन हमेशा सही होता है। लेकिन मैक्सिमम बुक्स में, जो CBSE लेवल वाली बुक्स है ना, उसमें तुमने पढ़ा होगा कि करंट के रेशो को भी इक्वल कर देते हैं। वो कैसे करते हैं बता रहा हूं। प्राइमरी कॉइल में EMF तो ये हो गया EP, और करंट कितना है इसमें? मान लो I1 है, तो उसमें पावर कितनी है? EP इंटू I1। दूसरा वाला जो है उसमें इंड्यूस्ड EMF कितना है? ES, और करंट कितना है? I2। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, कहीं पर भी लॉस नहीं हुआ है, ना तो एनर्जी में, ना हीट में, ना फ्लक्स में, तो दोनों पावर कैसी होती है? इक्वल होंगी। जितनी पावर यहां पर मिली है वो सारी यहां पर डिलीवर हो जाएगी। उस केस में EP अपॉन ES कितना जाएगा? यहाँ I2 अपॉन I1।
और EP अपॉन ES कितना था, N1 अपॉन N2, तो N1 अपॉन N2। तो जो ये वाला रिलेशन है ना, I2 अपॉन I1 इक्वल टू N1 अपॉन N2, ये 99.99% बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है, CBSE में भी ये लिखा हुआ है ये, लेकिन केवल उस केस में एप्लीकेबल है जबकि ट्रांसफार्मर कैसा हो, आइडियल हो। आइडियल हो यानी कि 100% पावर ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ये अगर आइडियल नहीं है तब भी सही हो सकता है, केवल फ्लक्स का लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर ये गर्म हो जाए, यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस केस में भी ये कैसा होगा, ये रिलेशन तो एप्लीकेबल है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है उतनी ही इसमें से भी जाएंगी। तो हर एक लूप से पास होने वाला फ्लक्स कैसा होगा, इसमें सेम होगा। फ्लक्स सेम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कैसा आएगा, हर एक लूप में सेम आएगा। तो एक लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना इसके है उतना ही इसके है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स में डिफरेंस होने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा है, इसमें कम है, या इसमें कम है इसमें ज्यादा है, डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ पर है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये केवल तब सही है जब ट्रांसफार्मर कैसा हो, आइडियल हो, 100% पावर का ट्रांसफार्मर हो, लेकिन वहां पर तो ना वो किए रहते हैं इसको सॉल्व। दूसरा, ये जो करंट है इसमें प्राइमरी कॉइल में, ये कौन सा करंट है, अगर मैं तुम्हें अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा देखता हूँ कौन कौन समझ पाता है। ये स्विच क्या था, यहां पर ओपन था, और मान लो मैंने यहां पर एक बल्ब लगा रखा है। ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, इसके एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं ये ऐसी चीज कि एक बल्ब यहां लगा रखा है हमने, ठीक है, और ये वाला स्विच कैसा है, ओपन है। तो ये बल्ब जल रहा होगा कि नहीं, अभी ये सर्किट तो पूरा है, तो ये बल्ब ऑन होगा कि नहीं, चमक रहा होगा कि नहीं, चमक रहा होगा, क्योंकि इसमें तो करंट पास हो रहा है, इसमें से यहां से करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो ये वाला बल्ब तो ऑन होगा, अभी ब्राइटनेस होगी इसमें। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जैसे ही इसके स्विच को क्लोज करते हैं यहां पर, तो उसकी ब्राइटनेस कई गुना बढ़ जाती है, बल्ब की जो ब्राइटनेस है कई गुना बढ़ गई। तो इसकी ब्राइटनेस सडनली क्यों बढ़ जाती है, इसका रीजन नहीं, अभी मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, अभी तुम लोग नहीं बता पाओगे, अभी बताता हूं इसमें होता क्या है। इसमें होता यह है, संचित, ओ संचित, यार तुम सो तो नहीं गए, डिटेल में सुनते सुनते ज्यादा ज्यादा डिटेल में नींद तो नहीं आने लगी। देखो इसमें क्या होता है कि जब ये स्विच हमने ओपन रखा हुआ था, स्विच क्लोज नहीं था, तो करंट तो था नहीं इस सर्किट में, इस सर्किट में करंट था क्या, करंट नहीं था, हाँ करंट तो नहीं था। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो यहां से आ रही थी, लेकिन इधर से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी, मैं ज्यादा बना नहीं रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से। अच्छा गलती से मुझसे एरो भी बन गया, ये एरो भी नहीं बना सकते हम, क्योंकि तो मैग्नेटिक फील्ड बार बार डायरेक्शन चेंज होगी करंट की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो उसको एरो को भी मैं हटा देता हूं यहां से, ये हट जा भाई। अब क्या हुआ कि जैसे ही स्विच को क्लोज किया यहां पर, तो स्विच को क्लोज करते ही इसमें भी करंट आ गया सर्किट में। इस करंट को क्या बोला हमने, I2 करंट। कौन सा करंट है ये, I2 है, समझ में आया, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा ना I2। अब इसमें जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो इस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर, ये बात समझ में आएगी कि नहीं, इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अच्छा जब एक मैग्नेटिक फील्ड इधर से आया तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। अब मैं तुम्हें थोड़ी हायर लेवल वाली चीज बता रहा हूँ ये, अब उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ यहाँ, जिससे कि तुम्हें दिख जाए, चलो ब्लू से ही बनाता हूँ। तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब इधर से यहां आई, ठीक है। इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा है, ब्लू वाला है।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोर में से चलते चलते इससे भी पास होगी, प्राइमरी कॉइल से। बात समझ में आई? प्राइमरी कॉइल्स में, तो प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स चेंज हुआ। ये प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज अब दो वजह से हो रहा है। एक तो कौन सा करंट था, ये वाला यहां से जो आया। दूसरा I2 करंट जो है उसकी वजह से भी ये भी चेंज होगा। I2 भी, I2 की वैल्यू भी कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, क्योंकि इसमें EMF बदल रहा है टाइम के साथ, टाइम वेरिंग है ना EMF इसका। हम तो उसको ये EP और ES हम टाइम वेरिंग नहीं, ये तो हम RMS वैल्यू दिखाते हैं इसलिए ऐसा लिख देते हैं EPA/ES, अदरवाइज तो ये सब टाइम के साथ बदल रहे हैं। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो इसमें भी फ्लक्स चेंज हुआ प्राइमरी कॉइल में। अब प्राइमरी कॉइल में जब फ्लक्स चेंज हुआ तो प्राइमरी कॉइल अपने अंदर एक करंट इंड्यूस कर लेती है, यानी कि एक और EMF इंड्यूस करती है, वो एक करंट इंड्यूस करती है। वो करंट क्यों इंड्यूस करती है प्राइमरी कॉइल? इसलिए इंड्यूस करती है कि I2 की वजह से जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है यहां, उस फ्लक्स में चेंज को अपोज करने के लिए। इसका तो काम ही है अपोज करना, हर एक इंडक्टर का काम होता है कि वो फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है, ठीक है। तो I2 की वजह से यहां पर एक करंट आएगा, उस करंट को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें हम करंट को? IP नाम दे देते हैं, ठीक है। यहां पर जो करंट है ना ये इसकी वजह से, वो करंट कौन सा है? IP करंट है। अब प्राइमरी कॉइल में दो करंट होते हैं। ये करंट IP किस लिए आया ये बताओ जरा। ये IP करंट किस लिए आया है? I2 की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ इसमें, उस फ्लक्स को अपोज करने के लिए इसमें एक करंट इंड्यूस हुआ, जिससे कि इसमें होने वाले फ्लक्स को क्या करे, वो अपोज करे। तो ये IP और I2 कैसे होने चाहिए? ये अपोजिट फेज में होते हैं। यहां पर सेकेंडरी कॉइल में जो EMF है वो कौन सा है? E2 है। प्राइमरी कॉइल का EMF कौन सा है? E1 है, ठीक है। E2 E1। I2 जो है करंट, वो सेकेंडरी कॉइल का, वो इसका फेज ये होता है, ये I2 है। ये दोनों सेम फेज में है, क्योंकि ये जो I2 करंट है किसने फ्लो कराया है? E2 ने। जो इसके अंदर EMF आया था ना, E2 EMF है। E2 मतलब N2 d∅2/dt। E2 जो आया था -N2 d∅। तो इस वाली अगर इस लोड में से करंट पास हो रहा है तो करंट पास कराने के लिए कुछ EMF इंड्यूस करने वाली कोई डिवाइस तो होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना। तो EMF कहाँ से मिला उसको? जो इसमें इंड्यूस EMF था, ये सफेद वाला जो फ्लक्स पास हो रहा था उसने ये करंट फ्लो कराया I2। तो E2 EMF ने ये I2 पास कराया, इसलिए ये दोनों कैसे हैं? सेम फेज में है, क्योंकि ये करंट I2 कौन फ्लो करा रहा है? E2 ही फ्लो करा रहा है। तो ये दोनों तो सेम फेज में होते हैं, I2 और E2। लेकिन ये वाला जो करंट आता है इसमें IP, ये करंट इसको अपोज करने के लिए आता है E2 को। तो इसका फेज I2 से अपोजिट होता है, यानी कि IP करंट इधर आता है। और इसमें जो पहले से I1 करंट था, जब स्विच कैसा था इसमें ओपन था तब भी था ना वो वाला करंट। तो ध्यान आया कि नहीं एक और करंट इसका? जब ये वाला स्विच ओपन था इसमें करंट तो तब भी फ्लो हो रहा था ना एक। वो कौन फ्लो करा रहा था? ये E1। ये जो IP करंट आया ये E1 की वजह से नहीं आया, ये तो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर फ्लक्स में चेंज होगा, तो एक और करंट इंड्यूस होगा इसमें IP, जो कि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन जो ये वाला करंट था I1, वो तो किससे फ्लो हो रहा था? E1 से। और वो करंट कैसा था? वो करंट फेज में होता है, π/2 का डिफरेंस था उसमें। याद आया कि नहीं? I1 करंट जो सबसे पहला था, जब मैंने तुमको बताया था कि प्राइमरी कॉइल में सोर्स ने जो पावर डिलीवर की वो कितनी थी? 0 थी।
बात समझ में आई कि नहीं? अरे यार तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ये I1 जो करंट था ये कौन सा है? इंडक्टर में। ये यार सोर्स है, ये इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर, प्योर इंडक्टर में करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 का। तो ये है E1 और उसके साथ 90 के फेज में आगे है ये I1। तो इसकी वजह से पावर डिलीवर नहीं हुई। पावर डिलीवर प्राइमरी सर्किट में किसकी वजह से हुई है? इस IP की वजह से। तो बल्ब में जो सडनली चमक आई है ना, जो बहुत तेजी से ब्राइट हो जाता है, वो इस करंट की वजह से हो जाता है, IP की वजह से। जैसे ही इसको स्विच को क्लोज करते हैं, जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो इसमें करंट इंड्यूस होता है बहुत तेजी से, जो कि इस करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है, I2 ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इसमें एक करंट आता है IP। और उस वो जब IP सर्किट में फ्लो होता है तो बल्ब बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। पहले ये बल्ब किसकी वजह से जल रहा था? केवल I1 की वजह से। बाद में किसकी वजह से जलने लगता है? वो I1 और IP दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से। अब उसको निकालने के लिए I1 प्लस IP नहीं करते हैं ये RMS वैल्यू, ये डायरेक्ट ऐड नहीं होती है, ये अंडरवुड I1 स्क्वायर प्लस IP स्क्वायर होगा, क्योंकि इनका फेज डिफरेंस π/2 है दोनों करंट का। तो खैर अभी उतने में मत जाओ, अभी मैं तुम्हें इसकी ट्रांसफार्मर की डिटेल बता रहा था। तो इसका एक जो क्वेश्चन है, जो मैंने तुमको AC की शीट भेजी थी, उसमें एक क्वेश्चन है जिसके 4-5 पार्ट हैं। और ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार तुमको कराया, उसका वीडियो भी डाला हुआ है मैंने बना के पिछले साल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर पर बेस्ड इतने बढ़िया क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखा जितना अच्छा क्वेश्चन वो है। तो वो उसका वीडियो मैं तुम्हें भेज दूंगा, देखना तुमको कितना समझ में आता है। तो यहाँ पर ये सर्किट है, इसमें E1 और E2 ये कैसे हैं? अपोजिट फेज में है। ये E1 क्या है? प्राइमरी सर्किट में EMF है। ये सेकेंडरी सर्किट का EMF है। ये IP है, ये I2 है, सेकेंडरी सर्किट का करंट है। और ये वो करंट है जो कि केवल जनरेटर की वजह से सर्किट में था, जबकि वो स्विच कैसा था? ओपन था। क्लोज हो जाएगा तब भी ये वाला करंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक एडिशनल करंट IP और आएगा। तो IP और I2 के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में ये 180 है। IP और I1 के बीच का कितना है? ये 90 डिग्री है। I1 और I2 के बीच का कितना है? ये 90 डिग्री है। इतनी सारी खतरनाक चीजें इसमें होती हैं। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? है हेलो अब तो तुम जबरदस्ती भी बोल दोगे कि आ गया है, आगे बढ़ो सर चलो खैर तो मैं दोबारा इसको भेज दूंगा तुम्हें, वीडियो तो देखना। अच्छा अब मैं इसको जरा हटाऊं, अब तुम अपने मेंस लेवल वाली चीज़ों पे आओ काम की। Transformer works on Faraday's law of electromagnetic induction. A transformer consists of two sets of coils insulated from each other. दो कॉइल होती हैं जो कि एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। ट्रांसफार्मर दो तरह के बनाए जाते हैं। दे आर वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, आइदर वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। हाँ देखो, एक ट्रांसफार्मर ऐसा होता है कि प्राइमरी कॉइल यहाँ पर है, सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर है। दूसरा ट्रांसफार्मर ऐसा होता है कि उसमें जो बीच वाली जो कोर है ना, इसी पर क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को एक के ऊपर एक लपेट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे कि फ्लक्स का लीकेज ना हो। यहाँ से जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जाती हैं, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एस्केप कर सकती हैं, तो सारा फ्लक्स दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता है। तो उसे बचाने के लिए क्या किया, दोनों कॉइल को इंसुलेटेड वायर से बनाया जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो, और एक ही के ऊपर लपेट दिया। देख रहे हो, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों एक ही के ऊपर हैं, एक के अंदर एक है, जिससे कि फ्लक्स का लीकेज ना हो। समझ में आया? वन ऑफ द कॉइल्स कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड NP टर्न्स, ये तो सब मैंने तुमको बता ही दिया है। Often primary coil is the input coil and the secondary coil is the output coil of the transformer. When alternating voltage is applied to the primary coil, the resulting current produces an alternating magnetic flux which links the। अब ये सारी चीजें तुम पढ़ लो, मैं धीरे धीरे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, पढ़ते जाओ। मैंने डिटेल में तुमको समझा ही दिया है, उस जो यहाँ पर लिखा हुआ है उससे कई गुना ज्यादा मैंने समझा दिया है। ये डायग्राम तो मैंने NCERT से लिया हुआ है बताते जाना, पढ़ लो तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ।
पढ़ लिया? अरे बस ट्रांसफार्मर खत्म हो जाए, मैं वेट कर रहा हूँ, तो जिससे कि फिर हम अगली क्लास से नया टॉपिक शुरू करें। पढ़ लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो consider an ideal transformer in which primary coil has negligible resistance and all the flux in the core links both primary and secondary windings। अब तो ये जब मैं तुमको कैलकुलेशन करके दिखाई चुका हूं, तो इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूं जल्दी। तो Vs अपॉन Vp सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज अपॉन प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज इक्वल टू Ns अपॉन Np। सिंबल अलग अलग होंगे अलग अलग जगह पर, लेकिन सभी का मतलब एक ही है। और ये रिलेशन क्या एज्यूम करके आया है? नोट दैट above relation has been obtained using three assumptions: the primary resistance and current are small, the same flux links both the primary and the secondary as very little flux escapes from the core, यानी कि लीकेज को हमने नेग्लिजिबल लिया है। the secondary current is small, ये भी मान के हमने लिया है कि सेकेंडरी करंट जो है सेकेंडरी वाइल का वो कम है। if transformer is assumed to be 100% efficient, no energy losses, the power input is equal to the power output। तो पावर को लिख सकते हैं हम IPVP इक्वल टू IS इंटू VS। तो लेकिन प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को 95% तक अचीव किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफार्मर एक अच्छी डिवाइस है, इसमें एनर्जी का लॉस कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो करंट वाला जो रिलेशन है, याद रखना, ये कब लगा सकते हैं हम? ये तभी लगा सकते हैं करंट वाला रिलेशन जबकि ट्रांसफार्मर आइडियल हो, यानी कि 100%। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, IP, IS, VS एंड VP ऑसिलेट्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी इन सभी की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। जो प्राइमरी की फ्रीक्वेंसी है वही सेकेंडरी वालों की है। द AC सोर्स डज, देयरफॉर by equation 6 we can also find ratio of RMS value of the corresponding quantities। ठीक है, चलो अब क्या है आगे? ये तो वही रिलेशन लिखे हुए हैं। अगर NS ग्रेटर देन NP है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम कर देता है, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ा देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ जाएगा लेकिन करंट कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि पावर तो सेम रहेगी। P इक्वल टू VI, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा और अगर वोल्टेज कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर्स स्मॉल एनर्जी लॉसेज डू ऑकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। हाँ, इनको नोट कर लेना भाई, ये तुम्हारे बोर्ड के काम की चीज है। किस किस वजह से? फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज है। ऑल दी फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी कॉइल पासेज थ्रू द सेकेंडरी, ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो उससे क्या होगा? फ्लक्स लीक कहलाएगा। दिव्य समझ गई है? ये फ्लक्स लीकेज है। इट कैन बी रिड्यूस बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन ओवर द अदर। इसको बचाने के, इसको लीकेज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी एक के ऊपर एक ही लपेट देते हैं ट्रांसफार्मर में। दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर लॉसेज। जो कॉइल हमने यूज किए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उन कॉइल का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी जिससे एनर्जी का लॉस होगा। ठीक, इसको बचाने के लिए क्या करें हम? इसको बचाने के लिए हम कर सकते हैं कि जो कॉइल हमने लिए उनका रेजिस्टेंस कम हो। उनका रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कम कर दें और एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें। अब लेंथ तो हम कम कर नहीं सकते, तो उसका तरीका क्या है? वायर मोटे मोटे यूज करो जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो। द वायर यूज्ड फॉर द वाइंडिंग्स हैज सम रेजिस्टेंस एंड सो एनर्जी इज लॉस ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है? बाय यूजिंग थिक वायर।
तो थिक वायर को यूज करके, और इस लॉस का नाम क्या है? कॉपर लॉसेस कहलाते हैं ये। इसके बाद है एडी करंट्स। एडी करंट्स का लॉस कैसा होता है? जोर से बोलो। अच्छा, क्या हुआ? नहीं, इसको करो जरा ऐड। जबरदस्ती कर रहे हो ना, तो थोड़ा करो अभी जरा जबरदस्ती, इसको खत्म करने दो मुझे, इसकी थ्योरी थोड़ा सा और बचा है बस। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में से एक रेक्टेंगुलर लूप को हम बाहर खींचें, तो इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट आ जाता है, करंट इंड्यूस होगा। बोलो। वेलोसिटी v से इसको हम बाहर पुल कर रहे हैं, करंट कैसा इंड्यूस होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इसको बाहर खींचेंगे तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स को सपोर्ट करने के लिए करंट कैसा आना चाहिए? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो करंट आता है फ्लक्स चेंज होने की वजह से, ये एक सिंगल वायर है। लेकिन अगर ये एक सॉलिड प्लेट होती है, यहां पर ये पूरी सॉलिड प्लेट है, और इसको प्लेट को हम बाहर खींचते हैं, तो उस प्लेट में भी कई जगह ऐसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करंट बन जाएंगे, ऐसे लूप बन जाते हैं, कई जगह करंट फ्लो होने लगते हैं। और ये जो करंट फ्लो होने लगते हैं, ये पानी में जैसे भंवर बनते हैं, एडीज बनती हैं, उस तरह के होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है एडी करंट्स। और करंट कंडक्टर में कहीं पर भी फ्लो होगा, तो करंट के फ्लो होने से हीट का प्रोडक्शन जरूर होगा, तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो एडी करंट्स की वजह से हीट के प्रोडक्शन को रोकने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की जो कोर है, ठीक है, उस कोर को पूरा एक सिंगल ब्लॉक इतना मोटा ना बना के, लेमिनेटेड शीट होती है, पतली पतली शीट, उनको एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, जैसे कि पेज रखे हुए हैं बुक के, एक के ऊपर एक रख के लेमिनेटेड शीट जो होती है, ठीक है, उससे ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है, जिससे कि एडी करंट्स के लॉस को रोका जा सके। ठीक है। द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स इन आयरन कोर and causes heating. The effect is reduced by having a laminated cores. तो लैमिनेटेड कोर को यूज करके हीटिंग इफेक्ट को या एडी करंट्स को रोका जा सकता है। दूसरा है आयरन लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस। आयरन लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब ये होता है कि आयरन की कोर में करंट बार बार अपनी डायरेक्शन बदलता है, तो वो बार बार मैग्नेटाइज होती है, फिर डीमैग्नेटाइज होती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होती है। तो मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बार बार ऑसिलेट करते हैं, उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। इस लॉस को क्या कहते हैं? आयरन लॉसेस या हिस्टेरेसिस लॉसेस कहते हैं। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। द रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द कोर अपीयर्स एज हीट। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो गर्म हो जाती है। तो ये आयरन लॉसेज या हिस्टेरेसिस लॉसेज हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए आयरन कोर में ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए जो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता हो। सबसे अच्छा मटेरियल जो है वो है सॉफ्ट आयरन, इसलिए ट्रांसफार्मर में जो कोर बनाई जाती है वो सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है। ठीक है। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल विच हैज ए लो हिस्टेरेसिस लॉस। और ये कौन सा होता है? सॉफ्ट आयरन होता है। तो ये तो थी इसकी ट्रांसफार्मर के बारे में इंफॉर्मेशन। और एक चीज याद रखना, वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू एन एस अपॉन ई पी और आई पी अपॉन आई एस, इस रेशियो को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो। के ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, के लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, बस ये ना क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कई जगह यूज होती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है, जिससे तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये तो हमने सुना ही नहीं कि क्या होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहलाता है, ये वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। और आइडियल ट्रांसफार्मर के इक्वल टू कितना होना चाहिए?
अच्छा, आउटपुट पावर कितनी होनी चाहिए? इनपुट पावर के बराबर। आखिरी चीज ट्रांसफार्मर की, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, VSIS अपॉन VPIP। ये फॉर्मूला याद रहेगा। वैसे ये ट्रांसफार्मर के लिए नहीं, हर चीज के एफिशिएंसी के लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर परसेंटेज में निकल आता है ये। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर की जो थ्योरी थी वो है कंप्लीट। अगर मूड हो तो एक आध क्वेश्चन कर दो यार। ये CBSE का क्वेश्चन है, दिल्ली 2016 का। प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज आल्सो 100। द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर 220 वोल्ट एंड 1100 वॉट रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट। तो ये नहीं करना, बाद में करें, आज क्लास यहीं कंप्लीट करें। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। चलो अच्छा, तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर फिनिश। और ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय बाय।